A very warm welcome all of you dear students for the next class. Now today we will be learning, आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के सारे MCQs भी करेंगे और सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. तो देखते हैं. द वेरी फर्स्ट MCQ इज़ हियर इन फ्रंट ऑफ यू. अ गैस इज़ एनक्लोज्ड. अ गैस इन अ क्लोज्ड कंटेनर इज़ हीटेड विद 10 जूल्स ऑफ एनर्जी. मतलब गैस को एनर्जी मिली, राइट. सो वेन एवर अ सिस्टम और अ गैस गेन्स एनर्जी, तो वो एनर्जी गेन को पॉजिटिव लेते हैं. ये कन्वेंशन है, राइट. तो ये अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड है और इसको पॉजिटिव लेना चाहिए बिकॉज गैस को हीट मिली, तो प्लस 10 जूल्स लेंगे इसको. कॉजिंग द लिड ऑफ द कंटेनर टू राइज 2 मीटर विथ 3 न्यूटन ऑफ फोर्स. मतलब इसके वजह से क्या हुआ कि गैस एक्सपांड हुआ और जो कंटेनर का लिड था वो 2 मीटर ऊपर गया. अब हम जानते हैं कि गैस एक्सपांड हुआ, अगर गैस एक्सपांड हुआ तो वर्क डन को पॉजिटिव लेते हैं और वर्क डन का फॉर्मूला होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2. और याद रखना वर्क डन पॉजिटिव है क्योंकि एक्सपांशन हुआ, तो 3 इंटू 2 होगा 6 जूल्स. और हमको पूछा गया व्हाट इज़ द टोटल चेंज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ऑब्वियसली चेंज इन द एनर्जी मतलब उन्होंने चेंज इन द इंटरनल एनर्जी पूछा है. डी यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. देखो अब ये बड़ा आसान सा सम है. बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम सब जानते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू. डी यू प्लस डी डब्ल्यू और डी क्यू है 10 जूल्स, डी यू हमें ढूंढना है और डी डब्ल्यू हमने निकाल लिया था 6 जूल्स. तो स्ट्रेट अवे हमको डी यू का आंसर आ गया. डी यू इज़ इक्वल टू 10 माइनस 6 दैट इज़ इक्वल टू 4 जूल. तो ये हमारा पहला MCQ का आंसर है 4 जूल. अब हम लोग सेकेंड MCQ देखते हैं. लेट अस सी व्हाट इज द सेकेंड MCQ. सो सेकेंड MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो आपको पहले ये याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एग्जैक्टली इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब जो भी इसमें से फिनोमिना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से होगा वही हमारा आंसर है. और थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद कन्वर्जन ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इनटू हीट एंड वाइस वर्सा. मतलब हीट भी जनरेट होना चाहिए, राइट. तो अगर आप पहला ऑप्शन देखो तो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट. सेकेंड ऑप्शन को आप देखो तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस की एग्जाम्पल है. व्हेन मेल्टिंग, वाइल मेल्टिंग एन आइस क्यूब रिमेन्स एट द सेम टेम्परेचर. तो वो क्या होता है कि स्टेट चेंज होता है और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. और फर्स्ट वाला अगर आप देखो तो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन की तरह है वो. और आप अगर चारों ऑप्शंस को देखो तो मेरे ख्याल से डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है. आफ्टर फॉलिंग डाउन द हिल अ बॉल्स काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी इक्वल्स द पोटेंशियल एनर्जी. ये सच है कि अगर हिल से नीचे गिरे अगर कोई बॉडी, राइट, अगर कोई बॉल नीचे गिरे फॉर एग्जांपल, तो उसका स्पीड भी बढ़ेगा और बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन हीट भी जनरेट होगी. तो आई थिंक दिस इज़ इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो आंसर डी है, डी. आंसर इज़ डी. मैं लिख देता हूँ, आप गड़बड़ मत कर लेना, राइट. अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं. द थर्ड वन, एफिशिएंसी ऑफ अ कैरनॉट इंजन इज लार्ज व्हेन. अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है देखो. एफिशिएंसी ऑफ अ इंजन इज 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन अपॉन टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन. तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा एफिशिएंसी इज इक्वल टू TH माइनस TC डिवाइडेड बाय TH. तो ऑब्वियस है कि एफिशिएंसी ज़्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए. एफिशिएंसी ज़्यादा होने के लिए अगर आप देखो तो TH माइनस TC ज़्यादा होना चाहिए. मतलब हॉट जंक्शन और हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर उनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए. तो आंसर होना चाहिए C. दैट इज़ फॉर एफिशिएंसी ऑफ अ कैरनॉट इंजन टू बी हाईएस्ट यू कैन से दैट TH और TC के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, राइट. और आगे बढ़ते हैं. The second law of thermodynamics deals with the transfer of course it deals with the transfer of heat. Thermodynamics, second law of thermodynamics हमको ये बताता है कि क्या कोई प्रोसेस पॉसिबल होगा या नहीं होगा. फॉर एग्जांपल अगर आप थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट देखो तो ऐसे है दैट हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर टू हॉट रिजर्वायर ओनली इफ़ यू डू सम वर्क. विदाउट वर्क इट कैनॉट बी पॉसिबल, राइट. सो मतलब अल्टीमेटली इट डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ हीट ओनली, राइट. और आगे बढ़ते हैं हम लोग. सो ड्यूरिंग रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट इज रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट इन द कंडेंसर, कोल्ड चेम्बर, इवोपरेटर, हॉट चेम्बर. तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ. देखो
ये आपके फ्रिज के पीछे की पार्ट है, ये कॉइल्स है। तो एक्चुअली जब गैस इसमें से पास होता है, जब हॉट गैस, कंप्रेसर का हॉट गैस इसमें से पास, ये देखो ये नीचे जो छोटा सा ट्यूब है इसको बोलते हैं कंप्रेसर। ये पार्ट है जो मैं येलो कलर से दिखा देता हूँ आपको, हाईलाइट करके देखो, जो ये वाला पार्ट है जो मैंने स्केच किया है इसको बोलते हैं कंप्रेसर। तो जब कंप्रेस्ड गैस इसमें से पास होता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाला गैस इन कॉइल्स में से पास होता है, तो यहाँ पे वो हीट लूज़ करता है, राइट। तो आप वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर में पढ़ेंगे कि ड्यूरिंग रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट इज़ लॉस्ट बाय द रेफ्रिजरेंट इन द कंडेंसर कॉइल्स। ये कंडेंसर कॉइल आंसर है, राइट। तो इस तरह से आपके पाँचों MCQ हो गए। अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो लेट अस मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं। अ गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर fitted with a frictionless piston expands against a constant external pressure of 1 atmosphere। तो हमको प्रेशर दिया हुआ है, देखो प्रेशर दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर मतलब 1.013 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर्स टू द वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर्स, मतलब हमारा गैस एक्सपांड हो रहा है, राइट। तो हम लिख सकते हैं गैस इनिशियल वॉल्यूम गैस की है अराउंड 5 लीटर्स, 5 लीटर है, और फाइनल वॉल्यूम है गैस की 10 लीटर। क्योंकि ये एक्सपांशन है ऑब्वियसली वर्क डन पॉजिटिव आएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि वर्क डन का फॉर्मूला है PdV। PdV मतलब P इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बस आप ध्यान रखना यूनिट्स को लेके, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब, राइट। ये लीटर्स को आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहिए। 5 इंटू 10 पावर -3 मीटर क्यूब, और ये जो 10 लीटर है ये होगा 10 इंटू 10 पावर -3 मीटर क्यूब, राइट। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सब्सटीट्यूट करोगे, तो आंसर आएगा 1.013 इंटू 5 इंटू 10 पावर -3, दैट विल बी इक्वल टू 5.065 इंटू, अच्छा एक 10 पावर 5 भी है प्रेशर में ये, तो आपका आंसर आएगा 5.065 इंटू 10 पावर 2, जो हो जाएगा फाइनली 506.5 जूल। ये आपका वर्क डन मिल गया, राइट। अब क्या दिया हुआ है, इन डूइंग सो इट एब्जॉर्ब्स 400 जूल्स ऑफ थर्मल एनर्जी। मतलब उसने 400 जूल्स ऑफ एनर्जी लिया, क्योंकि उसने एनर्जी लिया तो DQ पॉजिटिव लेना पड़ेगा, DQ विल बी पॉजिटिव, दैट इज DQ विल बी इक्वल टू प्लस 400 जूल्स, राइट। अब पूछा है व्हाट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी DU। तो अब देखते हैं, सिंपल सा प्रॉब्लम है। हम यूज़ करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो 400 will be equal to 506.5 इंटू 506.5 प्लस DW प्लस DU। ये मैंने DW सब्सटीट्यूट किया यहाँ पे, और DU पूछा हुआ है, तो DU विल बी इक्वल टू व्हाट, 400 माइनस 506.5। तो मेरे ख्याल से तो आंसर आएगा DU का, आपका DU का आंसर आएगा -106.5 जूल्स। तो ये आपका आंसर है, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज -106.5 जूल्स, मतलब नेगेटिव आएगा आंसर, राइट। तो यहाँ पे आंसर में नेगेटिव नहीं दिया हुआ है, बट एक्चुअली आंसर नेगेटिव आएगा। DU विल बी इक्वल टू -106.5 जूल्स, करेक्ट। तो नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, ये भी देख लेते हैं। 5th वन, अ सिस्टम रिलीजेस 125 किलो जूल ऑफ हीट रिलीजेस मतलब सिस्टम से हीट बाहर गया। अगर देखो सिस्टम को हीट मिला तो हम लोग उस हीट को पॉजिटिव लेते हैं, बट अगर सिस्टम से हीट बाहर गया तो आपको DQ को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो आपका DQ होगा -125 जूल, बिकॉज हीट इज लॉस्ट, वाइल 104 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। देखो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द गैस लेटर से, तो उसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा, मतलब गैस ने काम नहीं किया, गैस पे काम हुआ, तो बाय कन्वेंशन हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। अच्छा ये जूल नहीं है, ये किलो जूल है, जस्ट अ सेकेंड। तो DQ विल बी इक्वल टू, ये माइनस लिया क्योंकि हीट इज़ लॉस्ट, उसके बाद में वर्क डन
वर्क डन भी अगर देखो तो वर्क इज़ डन ऑन द गैस, इफ़ वर्क इज़ डन ऑन द गैस देन डेफिनेटली वर्क डन इज़ टेकन एज नेगेटिव, तो ये होगा -104 किलो जूल्स। अब पूछा है व्हाट इज़ द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, तो फिर से हम लोग एक बार वही यूज़ करेंगे, दैट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आई कैन राइट डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डी क्यू होगा -125 और डी यू हमें ढूंढना है और डी डब्ल्यू है -104। तो मेरे ख्याल से फिर एक बार आंसर आएगा डी यू का नेगेटिव आएगा, दैट इज़ -125 प्लस 104, तो डी यू का आंसर आएगा -21 किलो जूल्स। दिस इज़ द आंसर, ये आपका आंसर है, राइट। तो काफ़ी ईजी सम था, कैलकुलेशन तो एकदम मिनिमम था इसमें। सिक्स्थ, एफिशिएंसी ऑफ अ कैरनॉट साइकिल इज 75%। एफिशिएंसी मतलब मुझे ईटा दिया हुआ है और ईटा दिया हुआ है 75%, मतलब मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करूँ तो 75/100 दैट विल बी इक्वल टू 3/4, तो ये मेरा एफिशिएंसी है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर इज 727, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर दिया हुआ है 727, लेकिन वो केल्विन में रखना ज़रूरी है, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। 727 प्लस 273, दैट इस पूरे चैप्टर में आपको टेम्परेचर को केल्विन में ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपके आंसर्स करेक्ट नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल से ये आंसर होगा 1000 केल्विन, 1000 केल्विन। और टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर पूछा हुआ है, टी सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, काफ़ी ईजी सम है, हम सब जानते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर इंजिन एफिशिएंसी इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन अपॉन टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन। तो एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन ढूंढना है मुझे, और हॉट जंक्शन का टेम्परेचर 1000 है, तो ये 3/4 इज इक्वल टू 1 माइनस TC/1000। तो इससे मुझे पता चलेगा कि TC/1000 होगा 1/4, 1 माइनस 3/4 दैट इज़ 1/4, तो TC होगा, TC विल बी इक्वल टू 250 केल्विन, ये हमारा आंसर है। अगर मुझे इस आंसर को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली मुझे 273 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसमें से, तो 250, देखो वैसे सेल्सियस में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा आंसर गवर्नमेंट बुक के आंसर के साथ मैच हो जाए। तो 250 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो आंसर आपका आएगा टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड जंक्शन का -23 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी आंसर में गवर्नमेंट के आंसर में माइनस साइन नहीं है, बट एक्चुअल आंसर ये है आपका -23, राइट। आगे बढ़ते हैं। अ कैरनॉट रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन 250 केल्विन एंड 300 केल्विन, कैलकुलेट इट्स कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसका मतलब हमको टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर दिया हुआ है 250 केल्विन और हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर है 300 केल्विन, और डायरेक्टली फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का, तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला है बीटा इज इक्वल टू TC अपॉन TH माइनस TC, और मेरे ख्याल से सब कुछ दिया हुआ है। TC दिया हुआ है आपको 250 डिवाइडेड बाई 300 माइनस 250, तो मेरे ख्याल से ये आंसर होगा 250/50 और 250/50 होगा 5, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 5 है, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, सम नंबर 8। सो लेट अस सी व्हाट इज सम नंबर 8। एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस है। इफ़ इट डज, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या होगा कि चेंज इन द इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू 0। इफ़ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू 0 इफ़ इट डज 200 जूल ऑफ वर्क ऑन इट्स एनवायरनमेंट। दैट मीन्स गैस ने एक्सपांड किया या वर्क किया सराउंडिंग्स पे, तो गैस ने वर्क किया सराउंडिंग्स पे, तो हम लिखेंगे DW वर्क डन पॉजिटिव लिखेंगे प्लस 2000 जूल्स। और आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ मच हीट इज़ एडेड, मतलब DQ पूछा हुआ है, करेक्ट। तो बहुत ईजी है, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिर एक बार वही होगा, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW, क्योंकि DU 0 है तो DQ विल बी 0 प्लस 2000, तो मेरे ख्याल से आंसर आएगा DQ विल बी इक्वल टू 2000 जूल्स।
2000 जूल्स, राइट। तो ये आंसर हमारा मैच नहीं हो रहा है गवर्नमेंट बुक से, लेकिन ये करेक्ट है, आप टेंशन मत लेना, राइट, यू ट्रस्ट मी। 9th, एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड। तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, और जैसे ही उन लोगों ने बोला मोनोएटॉमिक गैस, तो आपको याद होना चाहिए, आपने केटीजी में पढ़ा हुआ है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में पढ़ा हुआ है कि मोनोएटॉमिक गैस मतलब गामा होगा उसका 5/3। फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस व्हाट इज गामा, गामा मतलब एडियाबेटिक कांस्टेंट होगा 5/3। और हुआ क्या है देखो, इट्स फाइनल टेम्परेचर इज ट्वाइस द इनिशियल टेम्परेचर, मतलब जो फाइनल टेम्परेचर T2 है वो है डबल ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर T1। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द फाइनल प्रेशर P2 टू P1, P2/P1 हमको ढूंढना है। चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे, काफ़ी इजी सम है ये भी, और ऐसे सम्स बार बार एंट्रेंस में आते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ये पर्टिकुलर सम, क्योंकि इस तरह के सम्स बार बार एंट्रेंस में आते हैं। सो लेट अस सी। अब एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, देखो हम जानते हैं कि फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस आई कैन राइट PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन ऑफ स्टेट है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो मैं रिलेशन जानता हूँ वो P और V के टर्म्स में है, लेकिन मुझे रिलेशन चाहिए P और T के टर्म्स में, मतलब मुझे V को निकालना है यहाँ से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हम जानते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT, तो मैं V के जगह लिख सकता हूँ nRT/P। मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैंने क्या किया। देखो बाय आइडियल गैस इक्वेशन मैं जानता हूँ कि PV इज इक्वल टू nRT, तो मैं V के जगह पे क्या लिख रहा हूँ, nRT/P। अगर मैंने V के जगह nRT/P लिख दिया तो मेरा काम हो गया। अब मुझे आंसर क्या आएगा, देखो अब मेरे को P और T का रिलेशन मिल जाएगा। दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से, आई विल बी एबल टू गेट द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, क्योंकि मुझे वॉल्यूम को निकालना था वहाँ से। तो नाउ व्हाट आंसर आई विल गेट P ओके अपॉन P रेज टू गामा, N रेज टू गामा, R रेज टू गामा, T रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसमें कुछ फालतू टर्म्स है जो हम निकाल देंगे, छोड़ देंगे उनको। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये देखो, ये जो N रेज टू गामा हो तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स तो बदलने वाला नहीं है, तो आप N रेज टू गामा को भूल जाओ, आप R रेज टू गामा को भूल जाओ, और आपको सीधा रिलेशन मिलेगा P रेज टू, मतलब ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ P1 माइनस गामा T गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है P1 माइनस गामा इंटू T1 गामा इज इक्वल टू P2 माइनस गामा इंटू T2 गामा। अब जिसके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि सर ये आप कर क्या रहे हो, तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन देम। आप याद करो जब आप लोग वो रेजिस्टेंस को कांस्टेंट लिखते थे चाइल्डहुड डेज में, V/I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो आप लिखते थे V1/I1 इक्वल टू V2/I2 ऐसे लिखते थे। सिमिलरली अगर P1 माइनस गामा T गामा कॉन्स्टेंट है तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है P1 माइनस गामा T1 गामा इक्वल टू P2 माइनस गामा T2 गामा इक्वल टू, आप कंटिन्यू करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे, राइट। अब हमारा तो काम हो जाएगा इतने में ही, मुझे P2/P1 चाहिए, राइट। तो एक काम करते हैं, थोड़ा मैथमेटिकली डिफ़िकल्ट है, देख लेते हैं। ये T2 को मैं नीचे ले आता हूँ, तो ये होगा T1 गामा बाय T2 गामा, और इस P1 को मैं राइट में लेके चला जाता हूँ, तो ये हो जाएगा P2/P1 द होल रेज टू 1 माइनस गामा, ठीक है। अब मैं पावर ले लेता हूँ दोनों जगह पे, देखो कैसे ये हो जाएगा। पहले इसको अच्छे से और एक बार लिख लूँ, T1/T2 द होल रेज टू गामा इज इक्वल टू P2/P1 द होल रेज टू 1 माइनस गामा। अब पता नहीं ये स्टेप कितने लोगों को समझ में आएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, देखो देयरफॉर आई कैन राइट P2/P1 इज इक्वल टू T1/T2। यही एक स्टेप है जो आधे लोगों को समझेगा ही नहीं कि सर आपने किया क्या है, गामा द होल रेज टू 1/1 माइनस गामा। अब मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या किया। देखो अगर x² इक्वल टू 2 है तो x इज इक्वल टू 2 रेज टू हाफ। अगर x³ इक्वल टू 2 होता तो हम लिखते हैं x इक्वल टू 2 रेज टू 1/3। अगर x रेज टू 4 इक्वल टू 2 होता तो हम लिखते हैं x इक्वल टू 2 रेज टू 1/4। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो अगर x² इक्वल टू 4 होता या x² इक्वल टू 2 होता तो मैं इसको लिखता है x इज इक्वल टू 2 रेज टू हाफ।
अगर एक्स क्यूब इक्वल टू 2 होता तो मैं लिखता x इज इक्वल टू 2⁻⁴। अगर x रेज टू 1 माइनस गामा इक्वल टू 2 होता तो मैं लिखता x इक्वल टू 2⁻1 माइनस गामा। देखो मैंने वही तो किया, मैंने उस तरफ क्या लिख दिया, 1/1 माइनस गामा। ओके, अब मुझे ये इरेज कर लेने दो आप। ओके, अब देखते हैं आगे। सो देयरफॉर P2 अपॉन P1 विल बी इक्वल टू T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2, T1 T2, अच्छा T1 अपॉन T2 हाफ है, आप यहाँ से देख लेना, ये देखो आप, T1 अपॉन T2 हाफ है, हाफ, तो ये आएगा हाफ रेज टू गामा। गामा कितना है, गामा कितना है 3/2, 5/3 सॉरी, तो यहाँ पे आएगा 5/3, फिर रुको, द होल रेज टू 1/1 माइनस गामा, द होल रेज टू 1/1 माइनस गामा मतलब 1/1 माइनस 5/3। अब 1 माइनस 5/3 क्या होता है, 2/3। हाँ, तो आंसर आएगा इधर -3/2 आएगा। आप देख लेना डाल के यहाँ पे 5/3, 1/1 माइनस 5/3 विल बी -3/2। तो हम लोग आंसर के एकदम करीब आ गए हैं। P2 अपॉन P1 विल बी इक्वल टू, ये शायद 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आंसर आएगा हाफ द होल रेज टू -5/2। अब सब लोग जानते ही होंगे शायद कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, P2 अपॉन P1 इक्वल टू हाफ को 2 कर लूँ तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि P2 अपॉन P1 विल बी इक्वल टू, पहले 2⁵ करता हूँ, 2⁵ मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना तो 32 आएगा, रेज टू हाफ मतलब आप 2⁵/2 को ऐसे मान लो कि 2⁵ द होल रेज टू 1/2, तो 2⁵ 32 हो गया, और उसका रूट निकालना है मुझे, और 32 का रूट आप चेक कर लेना, आपको आंसर आ जाएगा 5.6। 32 का रूट 5.6 है, तो इस तरह से ये सम सॉल्व हो जाएगा। तो थोड़ा ट्रिकी था, बट आप याद रखना इसी तरह के ज़्यादा सम्स एंट्रेंस में आते हैं, मतलब जेई वगैरह में आप देखोगे तो बार बार इस टाइप के सम्स पूछे जाते हैं, जेई में ही नहीं नीट में भी पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। जैसे कि ये मैंने लिखा PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो वो देख के आपको PV रेज टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट से आपको TV और PT का रिलेशन निकालने आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ से शुरू की PV रेज टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट से, और मुझे रिलेशन चाहिए था P और T का, तो मैंने क्या किया, V को रिप्लेस कर दिया nRT बाई P से। अगर समझो मुझे P नहीं चाहिए होता और उसके जगह पे मुझे V और T का रिलेशन चाहिए होता, मतलब V तो रखना है लेकिन P को निकालना है, तो P के जगह nRT बाई V लिख देना, तो आपका काम हो जाएगा। मतलब आपको एक रिलेशन अच्छे से याद रखना है, ये वाला रिलेशन अच्छे से याद रखना है। इस रिलेशन से आप बाकी के 2 रिलेशंस आराम से निकाल सकते हो, मतलब PV के रिलेशन से आप TV का रिलेशन निकाल सकते हो, और PV के ही रिलेशन से आप PT का रिलेशन भी निकाल सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब इसके आगे के प्रॉब्लम्स के लिए मैं और एक वीडियो बना दूंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।